क्या प्रमिला, तुम्हें मैंने मना किया था कि मत भरो इतना सामान इस बैग में, पर तुम तो मेरी एक बात नहीं समझती हो। अब उठाओ तो जरा। क्या इस बैग को उठा पाओगी? मेरी उम्र देखो, मैं भी अब जवान नहीं रहा। इस उम्र में बच्चे बाप का भार उठाते हैं, पर यहाँ तो बेटे को माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ आया तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुम ये सब भर कर लाई हो? बड़ी शान से बोल रही थी ना, आपको बैग को हाथ भी नहीं लगाने देगा मेरा बेटा। बैग उठाकर ले जाएगा। अब क्या हुआ, कहीं दिख रहा है वो? सुरेंद्र बाबू अपनी पत्नी प्रमिला जी से कहते हैं। प्रमिला जी स्टेशन पर अपने आंचल के पल्लू से चश्मा साफ करके इधर उधर अपने बेटे को ढूंढ रही थी और बोली, आप सामान की बात करते हैं जी, उसने तो मुझसे भी कभी आने के लिए नहीं बोला, पर क्या करूं, मां हूं, 2 साल से अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा है, तो जो मन में आया थोड़ा बहुत उसके लिए बैग में डाल दिया। और मुझे क्या पता था कि वो हमें लेने के लिए भी नहीं आएगा। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है जो हमें भूल बैठा है। दरअसल प्रमिला जी और सुरेंद्र जी का बेटा विवेक पिछले 2 साल से शहर में रह रहा था। आज वे दोनों अपने बेटे से मिलने शहर आ गए थे, क्योंकि 2 साल से विवेक घर नहीं आया था। पिछले कुछ दिनों से प्रमिला जी ने जिद ठान ली थी कि विवेक तो हमसे मिलने आ नहीं रहा, अब मैं ही जाऊंगी, देखूं तो जरा कौन सी नौकरी और पढ़ाई करता है और किस हाल में रहता है। सुरेंद्र बाबू ने उन्हें समझाया भी कि क्या तुम अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ नहीं हो, पर माँ का अंधा प्रेम तुम्हें वो सब देखने कहाँ देता है, और लगी पड़ी हो 1 हफ्ते से उसकी पसंद की चीजें बनाकर बैग में भरने में। अरे कम से कम उसे फोन करके पहले बता तो दो कि हम लोग आ रहे हैं। प्रमिला जी बोली, बिल्कुल नहीं, आपको मेरी कसम है, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम उसे अपने आने की खबर देंगे तो फिर वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमें रोक देगा। चलिए अब चलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे तो उसे फोन करके बता देंगे। गाड़ी में बैठने के बाद प्रमिला जी ने विवेक को फोन किया। बेटा कैसा है तू? कल सुबह स्टेशन पर हमें लेने आ जाना। विवेक को तो मानो 440 वॉट का झटका लगा। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने बोला था ना कि मैं खुद आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए, फिर बेकार में क्यों आप परेशानी मोल ले रही हैं? प्रमिला जी बोली, नहीं बेटा, हम तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, तुम्हें वो देना चाहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, सरप्राइज। वैसे तो तुम मना ही कर देते, और अब ट्रेन चल चुकी है तो बस तुम सुबह हमें लेने आ जाना। पिछले 2 घंटों से सुरेंद्र बाबू और प्रमिला जी स्टेशन पर बेटे का इंतजार कर रहे थे। तब जाकर कहीं विवेक आया। सामान देखकर वो गुस्से में बोला, क्या माँ, इतना सामान लाद कर लाने की क्या जरूरत थी? प्रमिला जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा कुछ नहीं है, बस खाने पीने का सामान है। विवेक गुस्से में बोला, खाने पीने का? मैं क्या यहाँ भूखा मर रहा हूँ जो आप वहां से खाने पीने का सामान लाई है? प्रमिला जी तो बस हक्की बक्की सी बेटे का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि बेटे के चेहरे पर जरा सी भी खुशी का भाव नहीं था। क्या यूं कहें कि वो उन दोनों के अचानक आ जाने से चिढ़ गया था। रास्ते भर विवेक चुपचाप अपना फोन देखता रहा। जब माँ कुछ पूछती तो बस हाँ हूं में जवाब दे देता। प्रमिला जी बोली, बेटा विवेक, क्या तुझे हमसे मिलने का मन नहीं करता? विवेक बोला, इतनी जल्दी भी क्या थी आपको आने की? आना ही था तो आराम से बात करके आती, पर नहीं, आप तो ट्रेन में बैठकर मुझे खबर देती है जैसे ना जाने कहाँ की मिनिस्टर हैं। जो आप बोलेंगी और मैं भाग आऊंगा। सुरेंद्र बाबू ने प्रमिला जी की ओर घूर कर देखा और धीरे से बोले, देखा, मना किया था तुमसे, पर तुम तो ममता में अंधी हो चुकी हो, तभी तो अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाती हो। इतना कहकर सुरेंद्र बाबू चुपचाप गाड़ी की खिड़की के बाहर देखने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे। विवेक ने एक बढ़िया सा फ्लैट ले रखा था जो एक अच्छी सोसाइटी में था। ये देखकर प्रमिला जी का मन प्रसन्न हो गया। वो बोली, कितना सुंदर घर है बेटा, तभी तो तुझे गांव आने का मन नहीं करता है। इतनी सुख सुविधा छोड़कर कहां गांव के पुराने घर में अब तुम्हारा मन लगेगा? विवेक बोला, वो सामने वाले कमरे में अपना सामान रख लीजिए, मुझे कुछ काम है। और हाँ, सुबह काम वाली आएगी, नाश्ता खाना सब बनाएगी, तो किसी भी चीज को यहाँ से वहां मत कीजिएगा, मैं अभी बाहर से आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। प्रमिला जी सोचने लगी कि ये लड़का तो एक पल भी प्यार से बात नहीं करता है। सोचा था कि पास बैठेगा तो थोड़ा उसे लाड़ दुलार करूंगी, पर अपने मन की भावनाओं को उन्होंने सुरेंद्र बाबू के सामने आने नहीं दिया। वो खुश होने का नाटक कर रही थी, वरना सुरेंद्र बाबू भी उन्हें 4 बातें सुना देते।
4 दिन हुए विवेक के घर आए हुए। एक रोज दोनों पति पत्नी साथ बैठे थे तो सुरेंद्र बाबू बोले, देखा अपने बेटे को, उससे ये तक नहीं होता कि 10 मिनट भी बैठकर अपने माँ बाप से बात कर ले। मुझसे बात करना तो छोड़ो, तुम जो इतने प्यार से जतन से उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आई थी, उसे हाथ लगाना तो दूर, उसने खोलकर देखा भी नहीं। मेरा तो मन ऊब गया है। यहाँ बस पूरे दिन घर में बैठे रहो जैसे हम कोई सामान है। प्रमिला जी बोली, सही कहते हैं जी आप, अब मेरा भी मन ऊब गया है। आ जाने दीजिए उसे, आते ही शादी की बात करूंगी। बहू आ जाएगी तो घर सूना नहीं रहेगा। और कितना कमाएगा, इतना बढ़िया घर है, नौकर चाकर है, किस चीज की कमी है। फिर शादी हो जाए तो हमें भी कोई चिंता नहीं होगी। इधर विवेक के मन में भी ख्यालों की उधेड़-बुन चल रही थी, कैसे वो अपने माँ बाप से बात करे। यही सोचकर वो घर आया। प्रमिला जी कुछ कहती उससे पहले विवेक बोला, माँ कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ आए हुए, क्या अब मैं आपकी वापसी की टिकट करवा दूं या आप लोग करवा कर आए हैं? प्रमिला जी का तो मुंह ही उतर गया। वो बोली, नहीं बेटा, वो तो नहीं ली, इस बार तो तेरा घर बसा कर जाऊंगी, यही सोचकर मैं आई थी। विवेक बोला, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? प्रमिला जी बोली, बकवास नहीं बेटा, अब किस लिए देर करनी है, अब तो सब बढ़िया है, घर हो गया है, नौकरी अच्छी है, तो ब्याह कर लो। और कोई पसंद है तो? विवेक झट से बोला, हाँ पसंद है तो, और वो मेरे साथ यहीं रहती भी है, पर आपके सरप्राइज के चक्कर में बेचारी को 4 दिन से होटल में रहना पड़ रहा है। आप पहले बता देती तो उसे इतनी परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती। सुरेंद्र बाबू और प्रमिला जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रमिला जी बोली, हम तो तुम्हें खुश करने के लिए आए थे, पर तुमने तो हमें ही झटका दे दिया। ये क्या कह रहे हो विवेक, बिना शादी के तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो बेटा? अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो उससे शादी कर लो, किस चीज की कमी है, और हम कौन सा तुम्हें मना कर रहे हैं? विवेक बोला, बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे आप मना करेंगी तो मैं मान जाऊंगा, और मुझे नहीं करनी अभी शादी, ना उसे करनी है। जब करनी होगी तब आपको बता देंगे। फिलहाल अभी हम दोनों अपने भविष्य पर विचार कर रहे हैं, और वैसे भी शहरों में शादी से पहले एक साथ रहना आम बात है, और मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। प्रमिला जी कुछ कहती उससे पहले सुरेंद्र बाबू बोले, अब समझ में आया कि वो इतने वक्त से घर क्यों नहीं आ रहा था, और इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। हमारा यहाँ आना उसे क्यों गवारा नहीं, ये अब समझ रही हो? प्रमिला जी बोली, सही कहते हैं जी, इसी वजह से शायद वो दिन भर घर से बाहर रहता है और गांव क्यों नहीं आना चाहता है, अब समझ में आया। चलिए जी, अब हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ अब कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए। इतना कहकर लड़खड़ाते हुए प्रमिला जी ने सुरेंद्र बाबू का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सुरेंद्र बाबू बोले, एक बार फिर सोच लो प्रमिला, मैं तो बाप हूं, मैं अपने आप को समझा लूंगा, क्या तुम अपने मन को समझा पाओगी? प्रमिला जी बोली, मन भी संभल जाएगा। इतना कहकर वो अपने बैग में जो 2-4 कपड़े थे वो डालने लगी, और उस रात बिना खाए पिए ही वे दोनों सो गए। दूसरे दिन दोनों जाने के लिए तैयार हुए तो विवेक बैग उठाकर बोला, चलिए मैं आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। प्रमिला जी एक झटके में उससे बैग लेते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। मेरा सामान मैं खुद उठा लूंगी, और जो तुम्हारे लिए लाई थी वो सब अपनी कामवाली को दे देना। कितने प्यार से मैंने सब बनाया था, शायद उसके बच्चे खाएंगे तो मेरी भावनाओं को समझेंगे। विवेक बोला, माँ फालतू में गर्म हो रही हो, मेरी परेशानी को समझती क्यों नहीं हो? सुरेंद्र बाबू ने एक जोर का थप्पड़ विवेक के गालों पर जड़ दिया और बोले, बदतमीज, अपनी माँ से इस तरह से बात करता है। तूने चाहे जितना कमा लिया हो, पर इतना अमीर भी नहीं हुआ कि मेरे सामने तू मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात करेगा। और तुझे शहर में रहना है ना, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और जब कभी दूसरों से ठुकराए जाओ तो गांव आ जाना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें तुमसे छुपाना पड़े। कम से कम हम अपने अपनों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करते हैं जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया। चलो प्रमिला। इतना कहते हुए सुरेंद्र बाबू ने प्रमिला जी का हाथ थामा और वापस गांव चले गए। समय बीता। करीब 6 महीने बाद एक दिन विवेक का फोन आया और वो रोते हुए प्रमिला जी से बोला, माँ
उसने मुझे धोखा दिया, अपनी लाइफ सेट कर ली और जितनी भी जमा पूंजी मेरे साथ थी वो सब धोखे से मुझसे लेकर किसी और के साथ रहने लगी। अब मैं शहर में नहीं रहना चाहता। सुरेंद्र बाबू ने फोन अपने हाथ में लिया और बोले, बेटा, जो तुमने किया था ना, उसी की सजा भगवान ने तुम्हें दी है। और चिंता मत करो, माँ बाप के घर का दरवाजा और माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। कुछ रोज के लिए यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी मदद कर देंगे और फिर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जाकर शुरू करना चाहो तो जा सकते हो। विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन के बाद वो गांव आया और करीब 1 महीने तक माँ बाप के साथ रहा। उसके बाद जब माता पिता ने जाने के लिए कहा तो उसने कहा, अगर मुझे काम ही करना है तो क्यों ना मैं गांव में रहकर ही कुछ शुरू करूं। कम से कम गांव के कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा और मुझे भी अपने अपनों के साथ व्यवहार करने का सलीका आ जाएगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। विवेक ने वहां एक दुकान खोली। वो शहर से नई नई मशीनें, आधुनिक खाद्य सामग्री और किताब कॉपियां सब लेकर आता और बेचता। देखते ही देखते लोगों को शहर जाने की जरूरत कम पड़ने लगी, क्योंकि सारी जरूरत की सामग्री विवेक की दुकान पर जो मिल जाती थी। समय बीता। गांव की एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की से प्रमिला जी ने बेटे की शादी करवाई। माँ बाप को बेटे का साथ मिला और बेटे में व्यवहारिकता और सामाजिकता आई। इससे ज्यादा किसी माता पिता को क्या चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।